ना जल्दी से हम अंडरस्टैंड करते हैं ट्राइग्लिसराइड कैसे फॉर्म होता है. ओके, so let me copy your glycerol का स्ट्रक्चर. दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसरॉल. आपको ग्लाइसरॉल का जो स्ट्रक्चर है वो पता होना चाहिए एंड आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए. सो आई जस्ट गो ओवर इट विद यू गाइस. सो मेरे पास जो ग्लाइसरॉल का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? सो वी हैव थ्री कार्बन्स. वी हैव थ्री कार्बन्स एंड देन हर कार्बन के साथ आप एक एक OH ग्रुप ऐड कर दो. बिकॉज वी नो कि हमारे पास जो ग्लाइसरॉल है इट इज अ ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल. इट हैज थ्री अल्कोहल ग्रुप्स. तो तीन कार्बन आप ड्रॉ कर लोगे और हर कार्बन के एक एक एंड पे आप लोग OH ग्रुप्स ऐड कर दोगे. और जितने भी फिर रिमेनिंग कार्बन के बॉन्ड्स हैं उनमें आप हाइड्रोजन ऐड कर दोगे. So when you count, this would become C3, and then there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hydrogens and 3 oxygens. So this is your C3H8O3 is your glycerol. Now, let's draw a fatty acid chain now. यहाँ पर हम एक fatty acid chain draw कर लेते हैं. और यहाँ पर obviously hydrogens होंगे हमारे. Okay. So this is basically your fatty acid. अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारे पास थ्री फैटी एसिड्स हो जाए. जरूरी नहीं है कि सारे फैटी एसिड्स सेम होंगे ग्लिसरॉल में. दे कैन बी डिफरेंट, बट फॉर आवर ईज आई एम डूइंग दिस ताकि हम जल्दी से ये सब टॉपिक कवर कर लें. ओके, सो ये हमारे पास एक फैटी एसिड यहाँ पर मैं एडजस्ट कर लेती हूँ. ओके, नाउ व्हाट वुड हैपन? सो हमारे पास जो कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है इनका, and then we have our alcohol group. Now what would happen is condensation would occur. And how would condensation occur? Basically, the alcohol would lose its hydrogen and the acid would lose its hydroxyl group. This would lose its hydrogen and this would lose its OH. So basically, हमारे पास कितने water molecules are lost? Can anybody of you tell me? How many water molecules are we forming when we are forming one triglyceride molecule? So yes, we are losing 3 water molecules. And let's draw our structure which is being formed. So हमारे पास हम अपना remaining structure draw करते हैं. Okay. So let's draw हमारे पास क्या क्या बच रहा है. So we had our 3 carbons as it is. Our hydrogens are as it is. Now, this is the oxygen of your glycerol, which is now connected with the carbon of yeah, just a second. So this is connected to this carbon. This is connected to this carbon. और फिर आपके पास आपकी remaining fatty acid chain आ जाएगी. वो किस तरह से आएगी? At 1, 2, 3, 4, 5, 6. So let me draw it as a skeletal formula. So हमारे पास यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो हम लोग 5 dots बना देते हैं. So your carbon is connected to 1, 2, 3, 4, 5.
एंड हियर वुड कम अ CH3। तो यही हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं नीचे। नाउ टेल मी, हमारे पास कितने एस्टर बॉन्ड्स आपको नजर आ रहे हैं? हाउ मेनी एस्टर बॉन्ड्स कैन यू गाइस ऑब्जर्व? So there are basically three ester bonds that you can observe, which are this. हमारे पास जो ester bonds हैं वो ये रहे। So you can observe हमारे पास ester bonds ये रहे, तो हमारे पास ester ग्रुप या तो COO लिखा जाता है या फिर OCO लिखा जाता है। एंड तो अगर आप फैटी एसिड की साइड से पढ़ोगे, यानी इस तरह से रीड करोगे, तो आपको नजर आएगा COO फंक्शनल ग्रुप बन रहा है। और अगर आप अल्कोहल की साइड से रीड करोगे तो OCO फंक्शनल ग्रुप बनेगा। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स फॉर यू। एनी क्वेश्चन सो फार? ओके, सो नाउ moving on to our second type of lipid, which is your phospholipids। यहाँ पर मैंने शो भी किया हुआ है, जो अभी हमने ड्रॉ किया। दिस इज हाउ बेसिकली योर फैटी एसिड्स and glycerol combine together to give you a triglyceride molecule. Now talking about phospholipids. अब phospholipids हमने नाम बहुत सुना हुआ है, right? Phospholipid bilayer हमने पढ़ा था when we were studying the cell structure, cell surface membrane. So I said that हमारे पास जो cell surface membrane होती है वो phospholipid bilayer से बनी हुई होती है। But what exactly is a phospholipid? Now before we move on to that, let me draw something. So basically imagine that this over here is your glycerol molecule. This is a glycerol molecule. Okay. और हमने अभी क्या देखा था कि एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ हाउ मेनी फैटी एसिड टेल्स वर एसोसिएटेड? कितनी फैटी एसिड टेल्स आप एसोसिएट कर रही थी एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ? हाउ मेनी टेल्स डिड यू सी इन अ ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल? यहाँ पर हमें कितनी, एक ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल में हमें कितनी फैटी एसिड टेल्स नजर आ रही हैं? सो 1 2 and 3. This is your glycerol molecule, and one glycerol is attached to three different fatty acid chains, something like this, right? So this is a general cartoon structure of your triglyceride. But what if I remove one fatty acid chain from this? Okay, now if I have removed one fatty acid chain from this, तो इसका मतलब है कि मेरे पास एक OH जो ग्लिसरॉल का है वो empty है, क्योंकि इस OH ने तो एस्टर लिंकेज फॉर्म ही नहीं किया। So this OH would actually form a bond with a phosphate group. ये आपका आ गया phosphate group. The one OH of the glycerol molecule which was not forming a bond with a fatty acid tail would form a bond with a phosphate group, and this structure is basically your phospholipid. So phospholipid is basically made up of a phosphate head. There is a phosphate head, and this is your lipid part. क्योंकि अभी हमने लिपिड्स में ट्राइग्लिसराइड्स का स्ट्रक्चर पढ़ा है, तो उससे कितना सिमिलर स्ट्रक्चर है इसका? So phosphate head and a lipid part combine together to give you a phospholipid. Now, हमारे पास we understood or we talked that our lipids are insoluble in water. ठीक है, हमारे पास जो लिपिड्स होते हैं वो पोलर मॉलिक्यूल्स नहीं होते, they are non-polar. Why? Because our CH bond is a non-polar bond. तो हमारे पास इस वजह से जो लिपिड्स होते हैं they are insoluble in water. So ये जो lipid part of the molecule है phospholipid, that would be insoluble in water, but the phosphate head is soluble in water. So basically half of our molecule is soluble. जो उसका phosphate head है वो soluble है, वो polar है, और जो हमारे पास उसका lipid portion है, जो उसकी lipid tail है, basically these are called the lipid
टेल्स ऑफ फॉस्फोलिपिड, वो हमारे पास इनसॉल्युबल और नॉन पोलर है। सो दोनों तरह के बिहेवियर्स यानी पोलर विच मीन्स सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल एंड नॉन पोलर दोनों प्रेजेंट है. So we cannot completely call it a soluble species and we cannot completely call it an insoluble species. So because it shows both behaviors, the phosphate head shows the soluble behavior, the polar behavior, and the lipid tails are showing your insoluble or your non-polar behavior. So we call phospholipids as amphipathic in nature. और एम्फी का क्या मतलब होता है? एम्फी बेसिकली मीन्स टू. तो एम्फीपैथिक का मतलब ये हुआ that it has two natures coexisting together. So it consists of a polar and a non-polar part. And now let's come to the how are we describing the non-polar and polar parts. तो हमारे पास philic का क्या मतलब होता है? Loving. और phobic का क्या मतलब होता है? Hating या fearing. तो हमारे पास क्योंकि the phosphate head, because our phosphate head is soluble in water, this means that it is water loving, and that is why we call it hydrophilic in nature. So the phosphate head, because it is the soluble part of the phospholipid, we call it the hydrophilic phosphate head. Now the fatty acid tails, the lipid region of the phospholipid molecule, they are basically what? They are basically insoluble. And because they are insoluble, we would say that they are water hating or they are water phobic or hydrophobic part of the phospholipid molecule. Is this clear so far? Structure of phospholipid. So even अगर हम इसकी chemical structure, proper structure देखें, so you would notice कि यहाँ पर हमारे पास, अच्छा tell me, how many ester bonds can you see or identify in this phospholipid? जो आपके सामने ये molecule बना हुआ है, can you identify or highlight the ester bonds over here for me? How many ester bonds, ester linkages can you see? Is the number same as the number in triglycerides? Yes, you're correct, Hadra. So there are basically two ester bonds and they are basically this. ये दो हमारे पास क्या है? These are our ester bonds. और हमारे पास जो ये OH group था, this OH group of our glycerol, वो हमारे phosphate के साथ एक group बना रहा है, एक bond बना रहा है. And this is basically this region of yours. This is your hydrophilic region and this is your hydrophobic region. Is it clear so far? Now, phospholipids are basically found in the membranes. They're a component or a constituent of membranes in our cells. And जब हमारा next chapter नहीं, हमारा जो fourth chapter होगा, that would be of cell membranes. तब हम पढ़ेंगे कि phospholipid की significance क्या है. Now, the last part of the day. So we've completed the chapter of lipids. हमें दो ही lipids पढ़ने थे, triglycerides और phospholipids. अब quickly let's just read through the functions or the benefits of lipids कि वो क्या role play कर रहे हैं हम humans के लिए या animals के लिए या in general उनके क्या function या role है. And then we'll call it a day. That would be it for today. So now, our lipids are an excellent energy store. Why? हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास अक्सर हमारा जो एक्सेस खाना हम खाते हैं या अगर फॉर एग्जांपल हम कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं डाइट में या हम फैट ले रहे हैं डाइट में या हम ऑयल कंज्यूम कर रहे हैं तो वो जो ऑयल है वो जाकर स्टोर हो जाता है. ठीक है. एंड तभी हम देखते हैं कि हमारे पास जो हमारा बॉडी मास है वो इंक्रीज कर रहा होता है. वो क्यों इंक्रीज कर रहा होता है? क्योंकि लिपिड्स ना जाके जगह जगह डिपॉजिट हो जाता है और वो इतना और अगर आपके पास एक दफा लिपिड्स के डिपॉजिट्स या स्टोर्स बन जाए तो वो लाइफ लॉन्ग चलते रहते हैं. और अक्सर हमने सुना होगा कि द पीपल हु आर ओबीज हम उनको कहते हैं कि चर्बी चढ़ गई है. सो चर्बी चढ़ गई है का मतलब ये हुआ कि ये आपका प्रोटीन. सॉरी गाइस, आई गॉट डिस्कनेक्टेड. अच्छा, तो आई वाज सेइंग कि हमारे पास अक्सर द पीपल हु आर ओबीज जिनके थोड़ा सा ज्यादा वेट होता है हम उनको क्या कहते हैं कि तुम्हें चर्बी चढ़ गई. यू नो व्हाट इज चर्बी?
चर्बी इज बेसिकली लिपिड्स, इट इज योर फैट कंटेंट, आपका जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो सब हम चर्बी बुलाते हैं। तो हमारे पास ये चीजें जाके स्टोर हो जाती हैं, और ये बॉडी में कहाँ स्टोर हो रही होती हैं? ये आपके किडनी में स्टोर हो रही होती हैं, अंडर योर स्किन स्टोर हो रही होती हैं, एंड दे आर फाउंड नियर योर हार्ट। आपने अक्सर टेक्स्ट बुक्स में एक वर्ड पढ़ा होगा, और वो वर्ड क्या है? वो वर्ड बेसिकली है, ओके, सो द वर्ड इज बेसिकली एडिपोज टिश्यूज। तो बेसिकली आप लोगों ने टेक्स्ट बुक्स में एक वर्ड पढ़ा होगा, एडिपोज टिश्यू। तो ये एडिपोज टिश्यूज कहाँ पर होते हैं? ये आपके इन रीजन में होते हैं, किडनी में, अंडर योर स्किन एंड इन योर हार्ट। और ये करते हैं क्या है कि हमारे पास जो ये फैटी लेयर्स बना लेते हैं, ये फैट के टिश्यूज बना लेते हैं, एंड दे एक्ट एज एनर्जी स्टोर्स। यहाँ पे ये आपके फैट की फॉर्म में स्टोर हुए होते हैं, ठीक है। और इससे फायदा क्या होता है? हमारा जो किडनी है, हमारा जो हार्ट है, हमारे ये जो ऑर्गन्स हैं, ये वाइटल ऑर्गन्स हैं, और इनके ऊपर एक कवरिंग होती है चर्बी की, ये कवरिंग होती है फैट की। तो किसी भी किस्म की टेंशन, किसी भी किस्म का मैकेनिकल डैमेज से ये प्रोटेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। इट्स लाइक अ कवरिंग। फॉर एग्जांपल, आप अपने फोन को जिस तरह एक कवर या एक स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा देते हो ताकि आपका फोन टूटे ना, उसी तरह से किडनी और हार्ट के ऊपर जब ये एडिपोज टिश्यूज आ रहे होते हैं ना, तो उसको एक कुशनिंग इफेक्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, so that any tension, any harm, any jerk does not damage your kidney or your heart. ठीक है, तो एक तो इनका ये फायदा होता है कि ये एडिपोज टिश्यूज के तौर पे हमारे किडनी और हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, कुशनिंग इफेक्ट दे रहे होते हैं। देन ये हमारी स्किन के अंदर भी प्रेजेंट होता है। सो होता क्या है कि हमारे पास जो ये अंडर द स्किन प्रेजेंट होता है एडिपोज टिश्यूज, वो हमें थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि एनिमल्स के जो फर होते हैं या फेदर्स होते हैं, वो उनको एक इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उसी तरह से स्पेसिफिकली न्यूबॉर्न बेबीज में जो हमारे स्किन के नीचे लेयर्स ऑफ फैट होती हैं, वो उनको एक थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड कर रही होती हैं। व्हाई? बिकॉज हमारे पास व्हेन अ किड कम्स आउट ऑफ अ मदर्स वूम इनटू अ वर्ल्ड, जो मदर का वूम होता है, जो यूट्रस होता है, वो एक बहुत वार्म रीजन होता है। तो जो वो ट्रांजिशन होती है इनटू अ न्यू एनवायरनमेंट, इनटू दिस वर्ल्ड, वो इट्स अ वेरी डिफरेंट ट्रांजिशन, इट्स अ वेरी डिफरेंट एनवायरनमेंट, अ डिफरेंट टेम्परेचर फॉर द न्यूबॉर्न बेबी। तो वो थोड़ा सा शिवर कर रहा होता है, वो अनकंफर्टेबल होता है, तो एट दैट टाइम जो उसकी लेयर्स ऑफ फैट होती है उसके स्किन के अंदर, तो वो उसको थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सो फैट हमारे पास एक सोर्स ऑफ थर्मल इंसुलेशन भी होता है, ओके। नाउ देन व्हाट हैपेंस इज कि हमारे पास लिपिड्स का अभी हमने अंडरस्टैंड किया था, बिल्कुल स्टार्ट में आई सेड कि जो डिफरेंस होता है कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स में, वो किस बेसिस पर होता है? वो इस बेसिस पर होता है कि हमारे पास जो कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो होता है ना, वो बहुत, हाइड्रोजन बेसिकली बहुत ज्यादा होता है कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स में। एंड वो हमने अभी जस्ट देख लिया कि हमारे पास कितने ज्यादा बेसिकली हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं उसमें, हमारे लिपिड्स में। एंड इफ यू कुड नोटिस, हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, और अगर हम इन्हीं हाइड्रोजन को काउंट करें, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, so there are 11 हाइड्रोजन प्रेजेंट। तो हमारे पास बहुत सारे कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स होते हैं, एंड एज आई सेड हमारे पास जो ये कार्बन चेन हो सकती है वो 12 13 14 15 16 18 20 तक जा सकती है। सो इतने ज्यादा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। तो जो हमारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं ना, दे आर एनर्जी रिच बॉन्ड्स। एंड व्हाट डू आई मीन बाय दैट? जिस तरह हमारा ग्लूकोज हमारे कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन करते हैं थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन, उनकी ऑक्सीडेशन होती है और एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, उसी तरह से हमारे पास जो लिपिड्स हैं वो भी एक्ट कर सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। किस तरह? कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड्स हो गए, ये तीनों हम कंज्यूम कर रहे होते हैं। हम लोग फैट भी खा रहे होते हैं अपनी डाइट में, कार्ब्स भी ले रहे होते हैं, प्रोटीन डाइट भी ले रहे होते हैं, राइट? तो हमारी बॉडी में ये तीनों चीजें प्रेजेंट होती हैं, और ये तीनों चीजें बहुत जरूरी हैं। ये हमारी बॉडी के मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें ज्यादा तादाद में जरूरत होती है जिनकी। सो आवर लिपिड्स बेसिकली, इफ यू कुड कंपेयर, कि अगर 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट को मैं ऑक्सीडाइज करूं, या 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन को मैं ऑक्सीडाइज करूं, या मैं 1 ग्राम ऑफ लिपिड को ऑक्सीडाइज करूं, तो जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है वो कैसे प्रोड्यूस हो रही होती है? वो ऐसे प्रोड्यूस हो रही होती है कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स 15.8 किलो जूल्स पर ग्राम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा होता है,
प्रोटीन 17 ग्राम्स एनर्जी प्रोड्यूस कर रही होती है, और हमारे पास जो लिपिड्स हैं वो 1 ग्राम के लिए 39.4 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं पर ग्राम। नाउ इफ यू कुड नोटिस, हमारे पास जब कार्बोहाइड्रेट की ऑक्सीडेशन हुई और जब लिपिड्स की ऑक्सीडेशन हुई, तो जो डिफरेंस है इन द एनर्जी प्रोड्यूस्ड वो टाइम्स 2 से भी ज्यादा है। इट इज ग्रेटर देन टाइम्स 2, बिकॉज अगर मैं 15.8 को राउंड ऑफ कर दूं 16 पे, तो 16 का टाइम टू क्या होता है, टाइम्स 2 इज बेसिकली 32। सो 16 टाइम्स 2 इज 32, और हमारे लिपिड्स कितना यील्ड कर रहे हैं, 39 किलो जूल्स पर ग्राम। So more than twice the energy is being produced by lipids. तो हमारे पास जो lipids हैं, they have large number of CH bonds, hence they yield more energy than carbohydrates upon oxidation of the same mass. ऐसा नहीं है कि मैंने ज्यादा lipids को ऑक्सीडाइज किया और कम कार्बोहाइड्रेट्स को ऑक्सीडाइज किया तब ये डिफरेंस आ रहा है। मैंने सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लिए, मैंने सेम अमाउंट ऑफ लिपिड्स लिए, उनको ऑक्सीडाइज किया, तो मैंने नोटिस किया कि मेरे पास जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसमें डिफरेंस जो आ रहा है दैट इज ग्रेटर देन टाइम्स 2। सो आवर लिपिड्स आर एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ व्हाट यू से एनर्जी। नाउ इसी चीज को मैं इस थर्मल इंसुलेशन वाले पॉइंट से रिकनेक्ट करती हूँ कि थर्मल इंसुलेशन लिपिड्स दे कैसे रहे, और ये हम बाकी चीजों के लिए हमने क्यों नहीं पढ़ा कि ये थर्मल इंसुलेशन दे रहे हैं। तो नाउ इफ यू कुड नोटिस, हमारे पास टाइम्स 2 एनर्जी से भी ज्यादा लिपिड्स प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी जब वो ऑक्सीडाइज होते हैं। जब ये लिपिड्स ऑक्सीडाइज हो रहे होंगे तो हमें पता है कि हमारे पास एनर्जी रिलीज हो रही होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, लेकिन कुछ एनर्जी हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी भी रिलीज हो रही होती है। तो हमारे पास लिपिड्स जो है जब वो ऑक्सीडाइज करते हैं तो वो हीट प्रोड्यूस करते हैं, थोड़ी बहुत मेटाबॉलिक हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, जिसकी वजह से दे आर एक्टिंग एज थर्मल इंसुलेटर्स। ठीक है जी, तो ये हमारे हो गए ये 2 पॉइंट्स। नाउ they are metabolic source of water to small organisms usually in dry areas. Now what do I mean by this? हमारे पास जब वो होती है क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन होती है, तो रेस्पिरेशन में क्या क्या प्रोड्यूस हो रहा होता है, रेस्पिरेशन में बेसिकली हमारे पास वी आर यूजिंग आवर सबस्ट्रेट, जो भी हमारा सबस्ट्रेट है इन तीनों में से, प्लस ऑक्सीजन, उसको हम ऑक्सीडाइज कर रहे होते हैं, और एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होती है, और वाटर प्रोड्यूस हो रहा होता है। ये जो वाटर एज अ रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन प्रोड्यूस होता है इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक वाटर। क्यों हम इसको मेटाबॉलिक वाटर कहते हैं, वी कॉल दिस मेटाबॉलिक वाटर बिकॉज हमारे पास रेस्पिरेशन इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, इट इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस बिकॉज ये हमारी बॉडी में हो रहा होता है, हमारे सेल्स में हो रहा होता है। So because of a metabolic process, water is being produced. That water is known as metabolic water. So now उन एरियाज में जहां पर वाटर लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जैसे कि हमारे डेजर्ट्स हो गए, हमारे ड्राई एरियाज हो गए, वहां पर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और जो स्पेसिफिकली स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑब्वियसली बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत कम अमाउंट ऑफ वाटर बेसिकली हमारा प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो बहुत स्मॉल अमाउंट होती है लार्ज एनिमल्स के लिए। लेकिन जो स्मॉल एनिमल्स हो गए हमारे, उनके लिए बेसिकली ये जो वाटर है वो बहुत सफिशिएंट होता है। सो दे कैन गो विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर डेज। व्हाई? बिकॉज जब वो रेस्पायर कर रहे होते हैं तो जो मेटाबॉलिक वाटर एज अ रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन प्रोड्यूस हो रहा होता है वो उनकी नीड ऑफ वाटर को satisfy कर रहा होता है। So this is the meaning of metabolic source of water to small organisms in dry areas. अब you can say कि हमारे कार्बोहाइड्रेट्स भी ब्रेक डाउन करते हैं, उनकी भी रेस्पिरेशन होती है, हमारे प्रोटीन्स की भी रेस्पिरेशन होती है, वो भी रिलीज कर रहे होते हैं क्या कहते हैं वाटर को, वो बिल्कुल कर रहे होते हैं। लेकिन एज आई सेड कि हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं हमारे लिपिड्स में। व्हाई? बिकॉज लिपिड्स में क्या होता है, फैटी एसिड्स होते हैं। फैटी एसिड्स क्या है, हाइड्रोकार्बन्स है। तो हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स बहुत ज्यादा होता है। सो बिकॉज देर आर मोर हाइड्रोजन एटम्स, therefore there will be more moles or more molecules of water produced. तो इस वजह से we say that lipids are a good source of metabolic water for small organisms in dry area. Is this concept clear or do you want me to repeat anything? Okay. Now the last 2 points. Synthesis of steroidal hormones. तो स्टीरोइडल हार्मोन्स हमारे कौन से होते हैं, जितने भी हमारे सेक्स हार्मोन्स हैं वो हमारे पास स्टीरोइडल हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि हमारा टेस्टोस्टेरोन हो गया, ईस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया। All of these are your
steroidal hormones, and they're very important. Why? Because these hormones in animals are actually responsible for what? They're responsible for the sexual characteristics, for their sexual development. और इसके अलावा भी बहुत सारे स्टीरॉयडल हार्मोन्स होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो तरह के हार्मोन्स होते हैं। एक पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं जो कि प्रोटीन से बनते हैं, उनके लिए प्रोटीन चाहिए होता है उनको बनाने के लिए। और स्टीरॉयडल हार्मोन्स हमारे पास, वी कॉल देम लिपिड बेस्ड हार्मोन्स। तो इनको बनाने के लिए हमें लिपिड्स चाहिए होता है। तो हमारे पास स्टेरॉयडल हार्मोन्स उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने पेप्टाइड हार्मोन्स इंपॉर्टेंट है। और हार्मोन्स हमारे लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं कि हमारे जितनी भी बॉडी के प्रोसेसेस हैं वो ज्यादातर हार्मोन्स उनको डायरेक्ट कर रहे होते हैं, उनको सिग्नल कर रहे होते हैं कि यू नीड टू प्रोड्यूस समथिंग और दिस एक्शन नीड्स टू बी टेकन। तो हार्मोन्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो इनका प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो लिपिड्स अगर हम कंज्यूम नहीं करेंगे तो हमारे स्टेरॉयडल हार्मोन्स नहीं बनेंगे। ठीक है। Okay. Then the last point is that lipids provide electrical insulation via myelin sheath. Now, if you could remember, आपने O levels में पढ़े होंगे न्यूरॉन्स, आपने कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के चैप्टर में पढ़ा होगा न्यूरॉन्स, और आपने कहा होगा कि हमारे पास अगर ये न्यूरॉन है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास न्यूरॉन का एक्सॉन है, तो उसके मेजॉरिटी एरियाज में एक मायलिन शीट होती है। दिस इज अ मायलिन शीट। ठीक है। और हमारे जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती है वो इस मायलिन शीथ के थ्रू नहीं जाती, वो हमारे पास जो ये एम्प्टी नोड्स होते हैं इन पे जंप करते करते जाती है, वो इससे पास नहीं हो सकती। व्हाई? बिकॉज दिस इज मेड अप ऑफ मायलिन एंड मायलिन इज अ टाइप ऑफ लिपिड। तो हमारे पास बॉडी में हजारों मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होंगे। व्हाई? बिकॉज हमारा पूरा जो नर्वस सिस्टम है उसमें जो ट्रांसफर या ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस या इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हो रही होती हैं वो हमारे न्यूरॉन्स के थ्रू हो रही हैं। और हमारी मायलिन शीथ सारे न्यूरॉन्स में, तो अगर मायलिन शीथ नहीं होगी तो हमारे पास जो हमारा पूरा कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल है, हमारा जो नर्वस बैलेंस है, वो सब डिसरप्ट हो जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ मायलिन शीथ ऑफ द न्यूरॉन्स के लिए भी हमें लिपिड्स चाहिए होते हैं। व्हाई? बिकॉज मायलिन एक्चुअली इज अ टाइप ऑफ लिपिड एंड इसका काम क्या होता है? इट प्रिवेंट्स लीकेज ऑफ आयंस एज दे मूव अक्रॉस द न्यूरॉन्स। इस सेंटेंस की जो मीनिंग है वो आपको A2 में ज्यादा अच्छे से समझ आएगी बिकॉज आप पूरा कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का चैप्टर वहां पे पढ़ रहोगे। So you would understand the process of myelination and its significance over there. So that's it for lipids. Any question or anything that you were unable to understand, so I could repeat?